So hello everyone. Today I'll be analyzing how is the USA becoming increasingly dependent on China day by day. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि चाइना पर यूएसए किस तरह से डिपेंडेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम लोग एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की जो पॉलिसीज रही है वो इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज रही है। कौन सी पॉलिसी रही है? इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी रही है। और इसके जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उसने 2013 में चाइना ने 2013 में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसका नाम था BRI। ये आप लोग जानते भी होंगे, इसे हम लोग कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। ये इनिशिएटिव चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था टू कनेक्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए। कैसे कनेक्ट करेगा वो? तो वो कनेक्ट करेगा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। लैंड एंड सी रूट्स से चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, यहां देखिए आप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना जो है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना कनेक्ट करेगा एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। तो ये जो इसका मॉडल है, ये जो इसका एक इंपीरियलिस्टिक इकोनॉमिक मॉड्यूल है जो चाइना ने डिजाइन किया था 2013 में, इस मॉडल का जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की तरह है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की तरह है। जैसे आपको पता होगा कि सिल्क रूट के बारे में, ये जो सिल्क रूट का रास्ता होता था वो चाइना से ही निकलता था। अगर मैं बताऊं सिल्क रूट के बारे में तो वो चाइना से सिल्क रूट निकलता था। चाइना के बाद वो आता था सेंट्रल एशिया में, वहां से वो जाता था सऊदी अरब में, सेंट्रल एशिया में वो लगभग आ जाता था ईरान के पास, फिर सऊदी अरब में जाता था, वेस्ट एशिया में जाता था, फिर वहां से वो चला जाता था यूरोप में। इसी बीच चाइना से जो सिल्क रूट निकल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडिंग होती थी। और इसे सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो कमोडिटीज का जो ट्रेड होता था, जो एक्सचेंज होता था, वो सिल्क ही होता था। इसमें एक रूट आता था इधर नर्दर्न पाथवे, जो इंडिया की तरफ आता था, नर्दर्न पाथवे। इसको मैं यहाँ डिजाइन करूं, जैसे ये चाइना है तो ये हो गया नर्दर्न पाथवे, और ये इधर हो गया बंगाल, यहाँ पर हो गया बंगाल, ये हो गया नर्दर्न पाथवे, ये हो गया सदर्न पाथवे। इसको मैं अगले एक सेकंड, इसको मैं कुछ ऐसे डिजाइन करता हूँ। तो सिल्क रूट चाइना से ही निकलता था और वो एक जो है एक बेल्ट की तरह पूरी कंट्रीज को कनेक्ट करता था। तो चाइना का जो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है वो भी सिल्क रूट के ही फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जो चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था। तो ये जो सिल्क रूट था वो चाइना से निकलता था, चाइना से सिल्क रूट निकला, फिर वो आगे गया, ईरान की तरफ गया, ईरान से वो गया सऊदी अरब की तरफ गया, सऊदी अरब से वो पूरे यूरोप को कनेक्ट करता था, पूरे यूरोप को कवर करता था बेसिकली। तो यहां से जो है एक रास्ता आता था इंडिया की तरफ, और यहां पर एक यूनिवर्सिटी होती थी, इसको हम लोग कहते थे ताम्रलिप्ति, सॉरी तक्षशिला। यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और ये जो नदन पाथवे है, इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाणक्य ने पढ़ाई किया था। ये जो नदन पाथवे इसको कहते थे, ये नदन पाथवे इंडिया की तरफ आया और ये बंगाल हो गया। बंगाल की तरफ एक यूनिवर्सिटी थी, इसको हम लोग कहते थे ताम्रलिप्ति, जो बांग्लादेश और बंगाल की तरफ थी। तो यहाँ पर जो है बंगाल है, और बंगाल के पीछे यहाँ पर आता था गोल्डन लैंड था वहां पर, जैसे म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब आता था। और एक सदर्न पाथवे आता था जो यहाँ पर उज्जैन को कवर करते हुए, यहाँ सदर्न पाथवे। और यहाँ पर ये सदर्न पाथवे आता था जो सिल्क रूट का ही एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, जो कनेक्ट करता था केरला को, कर्नाटक को और तमिलनाडु को। तो ये है सिल्क रूट का पूरा फ्रेमवर्क।
तो चाइना का जो आज का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसके मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। तो हमने ये देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका आज चाइना पे डिपेंडेंट है। आपको पता है कि 2019 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तब ट्रम्प और सी जिनपिंग जो है, ट्रम्प और जो सी जिनपिंग है, ये दोनों एक बाइलैटरल मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग होती है कोरिया में, वहां पर भी बुसान में। यहाँ पर एक मीटिंग होती है और इसमें ये फाइनलाइज किया जाता है कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मेटल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वो चाइना जो है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के यूएसए को एक्सपोर्ट करता रहेगा। उसके एक्सपोर्ट में कोई भी कर्व नहीं किया जाएगा। ये वहां से जो है, ये चीज वहां से फाइनलाइज हो गई थी। तो अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों चाहिए, ये समझने वाली बात है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह से आज हम लोग पूरे इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए और इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि ग्लोबल अर्थ में इसका क्या, ग्लोबल लेवल पर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये समझ लेते हैं एक सेकेंड। तो ये है रेयर अर्थ एलिमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट सही। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो होता है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है, 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है ये। और ये जो एलिमेंट्स होता है वो केमिकली सिमिलर मेटल्स का होता है, सिमिलर मेटल्स का होता है ये, सिमिलर मेटल्स का ये होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें 15 लेंथेनाइट्स होते हैं, 15 लेंथेनाइट्स होते हैं, प्लस जो है एक स्कैंडियम होता है और वाइट्रियम होता है। तो ये सब जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है और इसका वाइडली यूज होता है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। अगर मैं यहीं पर इसका यूज बता दूं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज आप लोग देखेंगे आपके फोन में, मोबाइल फोन्स में इसका यूज होता है। मोबाइल फोन्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह का भी यूज होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो सेमीकंडक्टर का जो हब है वो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान के पास है। इसलिए चाइना और जापान के बीच में एक टसल चलता रहता है ताइवान को लेकर के। चाइना बोलता है ताइवान मेरा है, जापान बोलता है मेरा है। क्योंकि अब जापान की इकोनॉमी, हमें पता है कि जापान के पास जो टेरेन है, जापान का जो टेरेन है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी तो जापान है नहीं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उसका जो पर कैपिटा इनकम है आज भी जो इंडिया से काफी ज्यादा है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम लगभग 2.5 लाख जो है वो एनुअली है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम जापान का बहुत ज्यादा है, 29 से 30 लाख के करीबन में है जापान का जो पर कैपिटा इनकम है एनुअली। तो अब जापान का जो टेरेन है वो काफी टफ टेरेन है, रॉकी एरियाज है वहां पर जापान के पास। तो टफ टेरेन है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है नहीं, टफ टेरेन है जापान की। तो इस टफ टेरेन में जापान क्या करेगा, जापान के पास एक ही चीज था करने के लिए, वो था क्या कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एक्सेल कर सके। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेगमेंट है उसमें वो एक्सेल करे, उसके लिए उसको चाहिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान, ताइवान में बनता है, वो यहाँ से इधर आता है, जापान के पास आता है। जापान इसी को वहां से इंपोर्ट करता है और फिर सप्लाई करता है। जापान बेसिकली क्या करता है, असेंबल करता है, असेंबल करने के बाद मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना अगर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के थ्रू ताइवान पर क्लेम करेगा तो जापान ऐसा होने नहीं देगा। तो ये चीजें यहाँ पर आती है नजर हमें। तो ये इस तरह से कुछ है कि लेंथेनाइट्स हो गया, तो फोन्स में ये सब यूज होता है। उसके बाद ये बैटरीज में देखने को मिलता है, स्पीकर्स में ये देखने को मिलता है। तो और अगला इसका जो यूज है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो अगला यूज है वो यूज होता है एनर्जी में। एनर्जी में इसका यूज होता है। तो एनर्जी में भी अगर हम लोग आज देख ही रहे हैं कि यूरोप किस तरह से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। चाइना तो बहुत ज्यादा 50% से ज्यादा चाइना की जो इकोनॉमी है, वहां के जो ऑटोमोबाइल्स है वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं।
इंडिया में आज भी नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में हो रहा है। चाइना में 50% से ज्यादा लोग जो ईवी पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो एनर्जी में भी यहाँ पर जो मेन जो रोल होता है इसका, वो होता है ईवी मोटर्स में। ईवी मोटर्स में इसका यूज होता है। उसके बाद डिफेंस के सेक्टर में इसका यूज है। डिफेंस में कहा, डिफेंस में इसका मिसाइल्स में यूज होता है, और कहा रेडार में यूज होता है, और मेडिकल इक्विपमेंट में भी इसका काफी यूज होता है। जैसे एक होता है लेजर, लेजर में इसका यूज है। इसमें लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर। उसके बाद एमआरआई, एमआरआई में इसका यूज होता है, लेजर में यूज होता है। फिर ग्रीन एनर्जी में इसका वाइडली यूज होता है, ग्रीन एनर्जी में इसका, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ग्रीन एनर्जी में यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्शन वो मैक्सिमम दिख रहा है। सेकंड नंबर पर ये वेनेजुएला आ रहा है, उसके बाद ये। तो ये सारी चीजें इस तरह से जा रही है, एक डेटा है ये किस तरह से कौन प्रोडक्शन कर रहा है। तो हम लोग आगे बढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि हु कंट्रोल्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ग्लोबल कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है कि कंट्री है। यहाँ पर मेन चीज जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आती है वो होती है उसकी रिफाइनिंग, उसका एक्सट्रैक्शन। क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होता है कि जो, और एक होता है माइनिंग। तो मेन चैलेंज आता है माइनिंग में, और रिफाइनिंग में भी आता है, लेकिन जापान आज रिफाइनिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कर रहा है। माइनिंग में मेन चैलेंज क्या आता है कि वो एनर्जी इंटेंसिव होता है, काफी एनर्जी लगता है उसमें, एनर्जी इंटेंसिव होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चाइना जो है 90% से ज्यादा जो ग्लोबल रिफाइनिंग चाइना कर रहा है, इसलिए तो सबसे ज्यादा जो हिडन अर्थ मेटल चाइना के पास है। उसके बाद माइनिंग भी 69% ये चाइना ही कर रहा है। और शेयर ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो रिजर्व है वो भी आप देख रहे हैं कि 40% जो है वो चाइना के पास है। अमेरिका सेकंड नंबर पर आ रहा है रिफाइनिंग में, माइनिंग में और रिजर्व में। थर्ड नंबर पर चाइना, इंडिया भी आ रहा है। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, और ग्लोबल सप्लाई चेन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी। इंडिया भी, आप आगे अब मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग जो है आंध्रा और उड़ीसा में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वेरियस इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने वाली है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया जो थर्ड जो है लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व बन रहा है। तो आप ये देख रहे हैं चाइना 44 मिलियन टन का रिजर्व चाइना के पास है। उसके बाद यूएस के पास 21 मिलियन टन है। उसके बाद 6.9 मिलियन टन का जो रिजर्व है वो है इंडिया के पास। क्योंकि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमें जो है अपनी इंडिपेंडेंसी को चाइना से कम करना है। और क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो ऐसा चीज है, देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो वॉर होगी वो आर्मी के लिए नहीं होगी, लैंड के लिए नहीं होगी। लैंड होल्डर्स सोसाइटीज नहीं है हमारा उस तरह से, क्योंकि हमारा टेक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो यहाँ पर जो वॉर होगा वो होगा एलिमेंट्स के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो है ये वॉर शिफ्ट देखने को मिल रही है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो रियल करेंसी है मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का। तो अगर मैं बोलूं कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का जो रियल करेंसी है वो, पहले आप देखते होंगे कि क्रिप्टो, क्रिप्टो भी नहीं है ना, और डॉलर भी नहीं है। डॉलर और क्रिप्टो दोनों नहीं है। वो कौन देखने को मिला? क्योंकि डॉलर को तो फ्यूल कर रहा है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कैसे कर रहा है वो देखेंगे। तो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का जो रियल करेंसी है वो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि इसका यूज काफी ब्रॉड लेवल पर है। तो ये हमने देखा। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, एक सेकंड, यहाँ हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो देखिए, तो अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का जो रियल करेंसी है वो हमने देखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और उसका मैंने वेरियस यूज भी बताया। क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो ड्राइव करता है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को। तो अगर ट्रेड वॉर भी होती है तो ट्रेड वॉर भी होगी रेयर, जैसे
ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो ड्राइव करता है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को, ये ड्राइव करता है। और अगर ट्रेड वॉर होती है तो ट्रेड वॉर भी होगी इसी के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ही ट्रेड वॉर भी होगी। तो ऐसा है क्यों? अब यूएस की डिपेंडेंसी चाइना पर क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो हम लोग कहते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ हो सकती है, तो यूएस और चाइना में कंपेयर करें तो यूएस में मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है, तो कंपैरेटिवली चाइना के, तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सही से हो पाती है। और क्योंकि लिवरेज कॉस्ट जो होता है और आउटपुट रेशियो जो होता है, एक होता है कि लिवरेज कॉस्ट और एक होता है आउटपुट रेशियो, तो ये सारी चीजें जो, और चीप लेबर, ये सारी चीजें चाइना में देखने को मिलती है, यूएस में देखने को नहीं मिलती। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में इजिली हो पाता है और ज्यादा अच्छे तरह से हो पाता है कंपैरेटिवली, अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो ये सारी चीजें हैं। तो और मैंने आपको ये बताया कि 2019 में किस तरह से एक टाई हुआ था, एक बायलैटरल जो है मीटिंग हुई थी ट्रम्प और सी जिनपिंग की, साउथ कोरिया में बुसान में। ये जो मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से जो है कि चाइना जो है अपने एक्सपोर्ट को कर्ब नहीं करेगा। तो अब है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएसए का जो डॉलर है, यूएसए की जो पावर है वो उसके डॉलर में है, यूएसए का जो पावर है वो उसके है डॉलर में। अब आप ध्यान से समझिएगा, यूएसए का जो पावर है वो उसके डॉलर में है, और डॉलर को जो फ्यूल करता है, डॉलर का फ्यूल क्या है? आप लोग ने देखा होगा कि यूएसए सुपर पावर जो तो बन गया है, डॉलर की मदद से बना है, लेकिन डॉलर का फ्यूल क्या है? डॉलर का फ्यूल है टेक्नोलॉजी। मतलब आज जो अमेरिका है वो टेक के बदौलत है, डॉलर को फ्यूल करता है टेक्नोलॉजी। ये समझने वाली बात है। और टेक्नोलॉजी को ड्राइव कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए कि यूएसए का पावर है, यूएसए का पावर है डॉलर, डॉलर का फ्यूल है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को जो ड्राइव करता है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्योंकि ये तो हर जगह यूज है, जो मैं यहाँ पे जिस अपने सिस्टम पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना हो ही नहीं पाता। आप लोग जो देख रहे होंगे वो भी उसी में यूज होता है, तो वो तो उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ डिप्लोमेसी जो चल रही है, वो जो टैरिफ डिप्लोमेसी जो चल रही है, ये जो टैरिफ डिप्लोमेसी जो चल रही है वो चल रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, सारी चीजें इसी के लिए चल रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका ने किस तरह से जो 57% का जो टैरिफ लगाया, चाइना पे लगाया था, वो उसने रिड्यूस किया और उसे उसने 47% कर दिया था। तो अभी मैंने बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कितना यूज है। तो अब मेन चैलेंज इसमें एक और आ रहा है कि उसे एक्सट्रैक्ट करना, ये एक बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है कि उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करने में काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा बात क्या, कि इसको रिफाइन भी करना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते। तो आपने जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडिया में जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस क्या करती है, जो क्रूड ऑयल आता है उसको वो रिफाइन करती है, रिफाइन करने के बाद उसको फिर वो एक्सपोर्ट कर देती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो ऐसा अगर हम लोग कुछ प्राइवेट जाइंट्स को अगर यहाँ पर उतारे तो कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, रिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके की प्रोड्यूसर के बारे में, तो इसका जो की प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ एलिमेंट का ग्लोबल लेवल पर, तो इसका की प्रोड्यूसर के बारे में मैं बात करूं तो पहला है चाइना, उसके बाद है जो 60, अब चाइना क्या कर रहा है, 60% चाइना जो है वो माइनिंग कर रहा है और 90% वो रिफाइनिंग भी कर रहा है चाइना। तो और चाइना के बाद जो आते हैं कंट्रीज वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आती है, फिर यूएस भी आता है, उसके बाद म्यांमार भी आता है, म्यांमार भी आता है। तो ये सारे लोग जो है की प्रोड्यूसर है इसके रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। तो हमने देखा कि किस तरह से 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हमें पता है कि ऑयल जो है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करता था, ऑयल। लेकिन 21st सेंचुरी में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि 21st सेंचुरी में अब ऑयल की जगह वो शिफ्ट हो गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये अब ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ये तो
टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहा है। टेक्नोलॉजी जो है फ्यूल है डॉलर का, और डॉलर जो है पावर है यूएसए का। तो इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से रन कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉशिंगटन डॉलर को प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि वॉशिंगटन जो है वो डॉलर को प्रिंट करता है, और डॉलर को वैल्यू कौन देता है? डॉलर को वैल्यू देता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का फ्यूल कौन है? टेक्नोलॉजी का फ्यूल है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मैक्सिमम रिजर्व, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है? वो है चाइना। इसलिए आप देख रहे होंगे कि चाइना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब चाइना जो है ना अपनी डिप्लोमेसी को रन करता है, ड्राइव कर रहा है इसके थ्रू। अगर अमेरिका ने चाइना पर थोड़ा सा भी टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, चाइना अपने एक्सपोर्ट को कर्व कर देगा। ये चाइना तो पहले भी कर चुका है। तो चाइना ने ये किया था 2010 में भी। 2010 में 2010 में चाइना ने जापान के ऊपर किया था। जापान के जब एक सेनकाकू आइलैंड में एक डिस्प्यूटेड एरिया था वहां पर, सेनकाकू आइलैंड का, जापान पे, तो वहां भी चाइना ने ये किया था। तो आज जो है मेन जो वॉर है वो आर्मी की है नहीं, लैंड की है नहीं, वो क्या है? वो है सप्लाई चेन की। आप इस बात को समझिए कि मेन वॉर है वो है सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन की वॉर है, और हर कंट्री चाहती है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और इंडिया भी यही चाहती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में मैक्स टू मैक्स अपना कंट्रीब्यूशन को वो इंक्रीज कर सके।